नाउ अब हम अगला एक सिस्टम और देखते हैं। अ लिक्विड having density rho, this is liquid or water having density rho, and this is a wooden block floating on it, maybe of any shape. Let us say it's cylindrical. This is a solid, let us say cylinder having density rho naught, floating. First of all, यह इक्विलिब्रियम कैसा है, किस तरह का इक्विलिब्रियम कहलाएगा यह। मैं इधर एक काम जरूर करता हूं, यदि मैंने इस तरह का ब्लॉक जो पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर ज्यादा इमर्स्ड है, इस तरह से बनाता हूं, ऐसे बनाने का एक पर्पस है। यदि ये पानी या लिक्विड के बाहर ज्यादा रहा तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। ये इस तरह से यदि डिस्टर्ब करा गया तो गिर जाएगा। यदि यह पानी के अंदर इस तरह से इमर्स्ड ज्यादा रहा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। नाउ दिस स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप इसको इस तरह से डिस्टर्ब करोगे तब भी यह अपनी पोजीशन रिटेन करेगा, ऊपर नीचे करेंगे तब भी यह अपनी पोजीशन रिटेन करेगा। नाउ दिस इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको मैं हाइट h का बोल देता हूं। दिस इज हैविंग हाइट ऑफ h। अब जो मेरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द हाइट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड। स्टेबल कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस सिलेंडर का कितना फ्रैक्शन लिक्विड में डूबा हुआ है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द हाइट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड। एंड द सेकेंड पार्ट इज इफ दिस सिलेंडर इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, प्रूव दैट इट एग्जीक्यूट SHM. And if it execute SHM, get its time period. यदि यह वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टर्ब करा गया तो यह SHM करेगा, यह बात प्रूव कीजिए। और यदि यह बात प्रूव हो जाती है तो फिर उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बताइए। दिस इज द सिचुएशन, हमें यह सॉल्व करना है। अब देखिए, मैं पहला पार्ट सॉल्व करता हूं। पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं कहता हूं if x length of cylinder is immersed in the liquid, मुझे यह x length ही डिटरमाइन करनी है। इस सिलेंडर का इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगा कैसे। हम कहते हैं इस सिलेंडर का वेट, its gravitational force mg would act in vertical downward direction, और यह वेट mg जो एक्ट करेगा यह सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास पे करेगा। अब इस सिलेंडर पर एक और फोर्स एक्ट करेगी, एंड दैट इज बायंट फोर्स। व्हेन दिस सिलेंडर इज इमर्स्ड इन दिस लिक्विड, the liquid got displaced, and that displaced liquid would exert buoyant force in upward direction on the cylinder. अब वह buoyant force कहां एक्ट करेगा? That buoyant force would act on the center of mass of the displaced liquid. जो displaced liquid है उसके center of mass पर buoyant force लगेगा।
यह लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है इसके सेंटर ऑफ मास पे, बायोंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। वेट mg वो इस सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से लगेगा। एंड विल से दिस बायोंट फोर्स must be equal to mg. Buoyant force in upward direction must be equal to weight mg in downward direction. Now, what is buoyant force? Buoyant force is m dash g. Here m dash is mass of displaced liquid and m is mass of cylinder. M is mass of cylinder, m dash is mass of displaced liquid. अब m dash की जगह पर मैं लिखूंगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड की जगह पर मैं लिखूंगा x इंटू एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट इज रो। जी तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझको। एंड मास ऑफ सिलेंडर की जगह लिखूंगा h इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू रो नॉट। रो नॉट इज इट्स डेंसिटी। क्रॉस सेक्शन एरिया कैंसिल्ड, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मैंने माना है। x इज इक्वल टू रो नॉट बाय रो इंटू h, और द फ्रैक्शन immersed is equal to f, इस फ्रैक्शन को f बोलता हूं, it's x upon h, this is rho naught by rho. This is the first part. This much fraction of the cylinder or the solid cylinder would be immersed in the liquid. अब इसके बाद अगला जो पार्ट पूछा गया है, if it is slightly displaced, यदि इसे slightly displace करा जाए, this is the original position, मैं इसको displace करके दिखाता हूं। If it is slightly displaced in vertical direction, यह जो सेंटर ऑफ मास है यह अब नीचे आ गया y से, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन, और इसे मैंने y से नीचे ले आया। यह जो सेंटर ऑफ मास था जो ओरिजिनली इधर था, यह सेंटर ऑफ मास भी y से नीचे आ गया। This cylinder is displaced in vertical direction by y. मैंने इस तरीके से इसको डिस्प्लेस कर दिया वर्टिकल डायरेक्शन। अब हमसे पूछा गया है कि प्रूव दैट इट वुड एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड गेट इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट y से मैंने दिखाया, ऊपर या नीचे। अब इससे क्या होगा, हम कहते हैं mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। mg विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। मगर जब आपने इसको वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ ज्यादा डिप करा, ज्यादा इमर्स करा, मोर लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड, और ज्यादा लिक्विड के डिस्प्लेस हो जाने से बायंट फोर्स बढ़ जाएगा। जो बायंट फोर्स है बी डैश, वह बढ़ जाएगा। और बायंट फोर्स के बढ़ जाने से हम कहेंगे रेस्टोरिंग फोर्स, restoring force would be the new value of buoyant force B dash minus mg. This would be the restoring force that would start acting there. अब हम कहते हैं यह जो restoring force है
बी डैश की जगह पर मैं लिखता हूं वंस अगेन इसी तरह से एम डैश जी माइनस एम जी, और एम डैश मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। अब मैं लिखूंगा भाई एक्स तो पहले से ही डिस्प्लेस था, वाई फर्दर डिस्प्लेस हो गया, एक्स प्लस वाई इंटू ए इंटू रो माइनस एच ए इंटू रो नॉट। दिस इज द restoring force, or this restoring force is x a rho plus y a rho minus h a rho naught। मैं यह लिख दूंगा इस तरीके से। अब आप देखिए एक्स ए रो और एच ए रो नॉट ये तो बराबर है, इनको पहले ही हमने इक्वेट करा इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। तो एक्स ए रो और एच ए रो नॉट यह चीज कैंसिल हो जाएगी, एंड we'll finally observe that restoring force is A rho into Y. This is the restoring force that would act on the cylinder. सिलेंडर को Y से डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा गया है और यह रेस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में B डैश माइनस mg। अब this restoring force is equal to mass into restoring acceleration. Restoring acceleration equal to A rho y upon mass of cylinder. Mass of cylinder में क्या लिखूंगा? Mass of cylinder m, mass of cylinder is h a rho naught. This is equal to A rho y and this is h a रो नॉट। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा इधर। रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन अल्टीमेटली मुझे दिखने लगेगा रो अपॉन रो नॉट y बाय h, और आई विल से एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो बाय रो नॉट इंटू h। कुछ गलती जी 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 की गलती करता चला आ रहा हूं। मुझे इधर भी जी लगाना है, इधर भी जी लगाना है, इधर भी जी, इधर भी जी, इधर भी जी, इन सभी जगह पर जी जरूर लगेगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी टर्म मिसिंग रह गई, और इधर भी जी टर्म आएगा, इधर भी जी टर्म आएगा, एंड फाइनली हियर ऑल्सो जी टर्म rho g into y. Hence its SHM. Hence it perform SHM because acceleration is directly proportional to displacement and opposite to displacement. एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। वी कंपेयर इट विद दिस इक्वेशन, एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, डिस्प्लेसमेंट y है तो डिस्प्लेसमेंट x की जगह y दिख रहा है। ओमेगा स्क्वायर हमें दिखने लगा है, ओमेगा स्क्वायर ऑफ दिस SHM इज रो बाय रो नॉट इंटू g अपॉन h। This is the omega square. Hence angular frequency omega is under root of rho by rho naught into g upon h. Frequency is 1 upon 2 pi under root of rho by rho naught into g by h, or time period is 2 pi under root of rho naught by rho into h by g. This is the
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ दिस सिस्टम। यह जो सिस्टम है स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और इस स्टेबल इक्विलिब्रियम के सिस्टम को यदि हम वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टर्ब करते हैं तो इस पर रेस्टोरिंग फोर्स लगने लगेगा। दैट रेस्टोरिंग फोर्स वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए यह SHM करेगा। हेंस इट वुड परफॉर्म SHM, एंड इफ इट्स अ SHM, this would be the angular frequency and time period of that simple harmonic motion। यह एक दूसरा सिस्टम है। मैं कहता हूं इस तरह के इनफाइनाइट फिजिकल सिस्टम हो सकते हैं जो SHM करते हुए देखे जा सकते हैं, जिनका SHM प्रूव करा जा सकता है। मैं यह कुछ सैंपल मेथड बता रहा हूं, इस तरह से सिस्टम को देखना है, सोचना है, एनालाइज करना है, उनके SHM को प्रूव करना है और फिर उनका फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन लिख देना है। मैं इसी तरह से कुछ एक दो सिस्टम और समझाता हूं, प्लीज इसे नोट कीजिए। नाउ माय नेक्स्ट सिस्टम परफॉर्मिंग SHM, इसे देखिए। दिस इज आवर अर्थ, and just imagine a situation if we dig a tunnel diametrically into the earth। यदि मैं इसमें एक टनल डिग कर दूं एंड डायमेट्रिक, यह अर्थ है और सीधा इधर से इधर मैंने एक टनल बना दी। जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन। एंड अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड इनटू दिस टनल। अब इसमें मैंने एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। नाउ प्रूव दैट it would execute SHM। The earth having mass m, इसका मास m है, रेडियस r है, और इसमें इस तरह से एक पार्टिकल को डायमेट्रिक, हमने अर्थ में पूरा डायमेट्रिक सेंटर से पास होता हुआ एक टनल बना दी और एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया, गिरा दिया। वो पार्टिकल नीचे गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरते जाएगा। अब यह प्रूव करना है कि यह पार्टिकल SHM करेगा अबाउट इट्स सेंटर। देखिए, हम कहते हैं, ग्रेविटेशन हमने पढ़ रखा है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, at the center of earth gravitational field is 0। सेंटर ऑफ अर्थ पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। सो फोर्स ऑन पार्टिकल वुड बी 0, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0, hence its mean position, hence its mean position, यह इस पार्टिकल की मीन पोजीशन होगी। सेंटर ऑफ अर्थ पर इस पार्टिकल पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, और इस सेंटर ऑफ अर्थ पर इस पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी v0 अवश्य होगी। जैसे जैसे यह नीचे जाएगा, जैसे जैसे यह नीचे जाएगा तो सेंटर ऑफ अर्थ तक पहुंचते पहुंचते इसकी कुछ वेलोसिटी v0, नेट फोर्स 0, इसी वजह से और फर्दर आगे जाता जाएगा। एंड एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से किसी भी डिस्टेंस r पर
दिस इज r, सेंटर ऑफ अर्थ से r की दूरी पर. एट एनी displacement of r from mean position. अब एक बात बता दें, इस समय पर पार्टिकल की वेलोसिटी भले ही इस डायरेक्शन में है, इससे कोई मतलब नहीं. जब यह पार्टिकल इस पोजीशन पर है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट मेजर करा जाएगा वह इसके मीन पोजीशन से मेजर करा जाएगा. हम कहेंगे मीन पोजीशन से यह r की दूरी पर है, हेंस डिस्प्लेसमेंट इज r एंड इट्स इन दिस डायरेक्शन. अब इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, फोर्स कितना है. ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इस जगह पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट r इज gm by r cube into r. Acceleration due to gravity is gm by r cube into r. That acceleration due to gravity r. Hence, restoring force would act in this direction. Restoring force would be m into g into r, mgr, or m into gm by r cube into r. यह रेस्टोरिंग फोर्स होगा. और द रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन, रेस्टोरिंग फोर्स में मास डिवाइड कर देते, रेस्टोरिंग फोर्स बाय मास. रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन वुड बी gm by r cube into r, or acceleration is minus gm by r cube into r, and hence it perform SHM. इस तरह से यह पार्टिकल हमेशा SHM परफॉर्म करेगा. Here omega square, we'll say omega square is gm by r cube, or it's g by r. ध्यान रहे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g is acceleration due to gravity at surface, g is gm by r square, that is gravity on the surface. This is angular frequency of the SHM, or the angular frequency under root g by r, or its frequency is 1 by 2 pi under root of g by r, or the time period of this SHM is 2 pi under root of r by g. This would be the time period of the simple harmonic motion. हम अच्छी तरह से जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स, और यू विल से 6.4 into 10 to the power 3 meters. Acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square. We substitute these values here. Time period is 2 pi under root of 6.4 into 10 to the power 3 by
G की जगह पर 9.81 and we will get this time period as 84.3 minutes. Means this particle would take nearly 42 minutes to reach the diametric opposite point. This particle in this situation would perform acceleration under free gravity. Any SHM performed under free gravity, generally you will observe the expression for angular frequency would remain same, under root g by r. Frequency would be under 1 by 2 pi under root g by r, and time period is 2 pi under root r by g. This would remain same for any SHM under free gravity. For any SHM under free gravity, फ्री ग्रेविटी में जैसे यह पार्टिकल जब इस तरह से छोड़ा गया तो ग्रेविटी में बिल्कुल फ्रीली छोड़ा गया और यह उसकी वजह से भी एसएचएम करता है, तो हमेशा आप देखेंगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यही टाइम एक्सप्रेशन आएगा, फ्रीक्वेंसी के लिए यही और टाइम पीरियड के लिए यही, 2 pi under root r by g, where r is the radius of earth and g is acceleration due to gravity on the surface. और उसका टाइम पीरियड हमेशा दिखेगा 84.3 मिनट्स और रफली 84 मिनट्स यू विल से। अब इस केस में मैं एक बात और लिखना चाहूंगा, एट t इक्वल टू 0 यदि यह पार्टिकल को इस जगह से छोड़ा गया है, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल को इधर से छोड़ा गया है, तो एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन से छोड़ा गया है, इसके लिए अब मैं लिखूंगा एट एनी टाइम पोजीशन ऑफ पार्टिकल, लेट अस से दैट इज r वुड बी इक्वल टू कैपिटल R cos ऑफ ओमेगा t, r इक्वल टू कैपिटल R cos ऑफ ओमेगा की जगह पर मैं यह वैल्यू लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ g बाय r, अंडर रूट ऑफ g बाय r into t. This would be the generalized equation for this SHM. R is distance from mean position. R is displacement from mean position. Displacement from center. Capital R is the radius, omega is angular frequency under root g by r. और cos फंक्शन मैंने इसलिए लिखा because at t equal to 0 the particle is at maximum amplitude in positive direction नीचे तक, और इस तरह से यह SHM करेगा। इस तरीके से यदि हम किसी पार्टिकल को इधर से रिलीज कर दें तो अपोजिट एंड तक पहुंचने में उसे लगेंगे मात्र 42 मिनट, पौन घंटे के अंदर वह अर्थ के डायमेट्रिक अपोजिट पोजीशन पर पहुंच जाएगा और इधर रेस्ट पर है, और डायमेट्रिक अपोजिट पोजीशन पर भी जब वहां पहुंचेगा 42 मिनट के बाद, तो उस पोजीशन पर भी यह इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर ही होगा। इस पूरे आर्टिकल को नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में एक सिस्टम और बताता हूं एसएचएम करता हुआ, और फिर मैं एसएचएम के थ्योरी पोर्शन को पैकअप करूंगा, फिनिश करूंगा, और फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। प्लीज नोट इट डाउन।